हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए बहुत ही बड़ी बिग अपडेट। आप इस लेक्चर में पढ़ेंगे रीजनल जियोग्राफी फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट, प्रादेशिक भूगोल। तो प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, सिलेबस देख लेते हैं एक झलक में। तो हमें पहले पढ़ना है प्रदेश की परिभाषा और प्रदेश के नियोजन के उद्देश्य एवं विकास किस तरीके से हुए हैं। फिर दूसरे चैप्टर में हम देखेंगे प्राचीन भारत में योजना पद्धतियाँ। तीसरा चैप्टर प्रादेशिक नियोजन, अर्थ, परिभाषाएं एवं प्रकार। चौथा समरूप प्रकार्यात्मक एवं नियोजन प्रदेश। पांचवा प्रदेश एवं प्रादेशिक नियोजन का परिसीमन। छठा चैप्टर पढ़ेंगे प्रादेशिक नियोजन के सिद्धांत एवं मॉडल। सातवां चैप्टर पढ़ेंगे सतत विकास। आठवां विकास अल्प विकास की अवधारणा। नौवां दक्षता समानता पर चर्चा और सतत विकास के घटक। 10वां सूचक आर्थिक सामाजिक एवं पर्यावरणीय सूचक क्या है। 11वां चैप्टर पढ़ेंगे भारत में प्रादेशिक नियोजन अवधारणा एवं आवश्यकता। और 12वां चैप्टर है भारत में बहुस्तरीय नियोजन। तो इन सभी चैप्टर्स जो आप सभी के टॉपिक्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको मैं आपको नोट कराते जाऊंगी, बताते जाऊंगी, और साथ में आपको बुक के कंटेंट का पीडीएफ नोट मिलेगा। जो जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है उस टॉपिक को आप लोग नोट कर लीजिएगा। आपका एग्ज़ाम 9 जनवरी या 10 जनवरी को, हाँ 10 जनवरी को है। तो आपका एक हफ्ते के अंदर आपका पूरा का पूरा रीजनल जियोग्राफी आप तक पहुंच जाएगा। और साथ में ही सेकंड पेपर जियोग्राफी फिफ्थ सेमेस्टर के सेकंड पेपर का भी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बना हुआ है। उसमें मैंने रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस के कुछ चैप्टर अपलोड कर दिए हैं, अभी वो भी हम पूरा अपलोड कर देंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आंसर की भी लेकर आई हूँ, किस तरीके से हम अपने क्वेश्चन पेपर का आंसर लिखेंगे वह तरीका भी बताया गया है। और उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस भी आप सबको मिलते रहेंगे। तो हम आइए चलते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर पे, प्रदेश की परिभाषा, प्रादेशिक नियोजन के उद्देश्य एवं विकास, डेफिनेशन ऑफ रीजन, ऑब्जेक्टिव एंड इवोल्यूशन ऑफ रीजनल प्लानिंग्स। तो इसमें हम सब पढ़ेंगे प्रदेश की परिभाषा। क्या पढ़ेंगे? प्रदेश की परिभाषा। तो अब प्रदेश की परिभाषा, उसके बाद पढ़ेंगे प्रदेश के विशेषताएं, प्रदेश के प्रकार, प्रदेश की संकल्पना का विकास। उसके बाद फिर पढ़ेंगे प्रादेशिक नियोजन का विकास और प्रादेशिक नियोजन के उद्देश्य। प्रादेशिक नियोजन के विकास के साथ साथ उसके उद्देश्य को भी पढ़ेंगे। और साथ में ही लास्ट में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी देखेंगे जो आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं प्रदेश की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ रीजन को देखते हैं क्या दिया है इसमें। तो यहाँ पे आप सभी को बोल रहा है कि प्रदेश भूगोल की मूलभूत संकल्पनाओं में से एक है। भौगोलिक चिंतन की मूलभूत व केंद्रीय संकल्पना होने के कारण प्रदेश को परिभाषित करने के लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं। ठीक, तो अत्यंत व्यवहार्य एवं सुपरिचित होते हुए भी प्रदेश को उचित शब्दों में परिभाषित करना जटिल है। यह भौगोलिक चिंतन के इतिहास में भौगोलिक अध्ययन के केंद्रीय तत्व के रूप में बहुत अधिक समय तक मान्य रहा है। कई विद्वानों ने अलग अलग संदर्भों में प्रदेश की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। अब प्रदेश का अर्थ अध्ययन विषय के स्वरूप व अध्येता की व्यक्तिगत मान्यताओं के अनुसार बदलता रहा है। तो भौगोलिक अध्ययन की दो विधियां हैं। पहली विधि है क्रमबद्ध विधि, सिस्टमैटिक मेथड, एवं प्रादेशिक विधि, रीजनल मेथड। तो इस आधार पर भूगोल को दो वर्गों में बांटा गया है, क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। तो हम क्रमबद्ध भूगोल अध्ययन के क्षेत्र को एक इकाई मानकर उससे अलग अलग भौगोलिक तत्वों तथा प्रकरणों का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाता है। इसके विपरीत प्रादेशिक भूगोल में किसी क्षेत्रीय इकाई के अलग अलग खंडों या प्रदेशों का अध्ययन हम भिन्न भिन्न किया जाता है। विश्व के क्रमबद्ध भूगोल में पूरे विश्व को एक अध्ययन इकाई मानकर कई भौगोलिक उपादानों तथा
उपकरणों का क्रमबद्ध विश्लेषण किया जाता है, जबकि प्रादेशिक भूगोल में विश्व को अनेक प्रदेशों में बांटकर उनका भिन्न भिन्न भौगोलिक अध्ययन किया जाता है। तो अब यहाँ हम आते हैं, देखते हैं कि क्या मिल रहा है देखने को। प्रदेश एक क्षेत्रीय इकाई है जिसमें कुछ अथवा अधिकतम भौगोलिक तत्वों अथवा प्रकरणों की समानता होती है। यह भूमि का एक खंड होता है जिसमें विशिष्ट या समान अभिलक्षण पाए जाते हैं। तो अब यहाँ परिभाषाएं देख लेते हैं। तो अमेरिकी भूगोलवेत्ता रिचर्ड हॉटसन के शब्दों में, तो यहाँ पे आप सभी को एक परिभाषा जरूर याद रखनी है प्रादेशिक भूगोल की, क्योंकि आपको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर में आपको प्रादेशिक भूगोल की परिभाषा को पूछ सकता है, या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी बोल सकता है कि प्रादेशिक भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो उसमें परिभाषित करते समय आपको परिभाषा के देने के साथ साथ उसका उद्देश्य, उसके महत्व, उसकी विशेषताएं को भी बताना पड़ता है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि एक प्रादेशिक भूगोल की परिभाषा आप सभी याद रखिए। तो यहाँ पे देखिए, अमेरिकी भूगोल वेत्ता रिचर्ड हॉटसन के शब्दों में, प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसकी विशिष्ट स्थिति होती है जो किसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में भिन्न होता है और जो उतनी ही दूरी तक फैला होता है जितनी दूरी तक वह भिन्नता पाई जाती है। तो आप सभी देखते ही होंगे आपके आसपास अपने क्षेत्र में बहुत सारी भिन्नताएं पाई जाती हैं। अगर हम एक गांव से दूसरे गांव जाएं तो हमारे गांव से थोड़ा अलग दूसरे गांव में सिस्टम होता है। फिर उसके बाद अगर हम एक ज़िले से दूसरे ज़िले, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएं तो वहाँ पे भी परिवर्तन हमें दिखाई देता है। हमारे ज़िले के तरीके से, हमारे क्षेत्र के अकॉर्डिंग दूसरा क्षेत्र क्या होता है, थोड़ा उसमें अंतर होता है। तो यही अंतर क्या है, भिन्नता पाई जाती है। जैसे हमारी भाषा, अब देख लिए बोली जो है, हमारी बोली हमारे गाँव में कुछ चीज़ों को अलग तरीके से बोला जाता है, दूसरे जगह दूसरे क्षेत्र में अलग तरीके से बोला जाता है। तो यहाँ पे हर एक प्रकार से जो भी भिन्नता है उसे ही हम प्रादेशिक भिन्नता कहते हैं। मतलब एक क्षेत्र के अनुसार जो भिन्नता पाई जाती है उसे क्षेत्रीय या प्रादेशिक भिन्नता कहा जाता है। अब डॉक्टर विटलसी के शब्दों में, क्षेत्रीय समानता के आधार पर परिभाषित पृथ्वी की सतह के किसी भी प्रखंड को प्रदेश की संज्ञा दी जा सकती है। तो यहाँ दो लोगों की परिभाषाएं हैं, इसमें से आपको जो सही लगता है वो एक याद रखिए। आगे चलते हैं। आगे फिर है, अब विडाल डी ला ब्लास के अनुसार प्रदेश की परिभाषा क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ विडाल डी ला ब्लास के शब्दों में जो है, प्रदेश का आशय एक ऐसी भौगोलिक क्षेत्र से है जहाँ एक दूसरे से सर्वथा भिन्न इकाइयाँ कृत्रिम ढंग से वहां संग्रहित किए जाने के पश्चात स्थानीय पर्यावरण में परस्पर सह अस्तित्व के फलस्वरूप परस्पर संयुक्त हो जाती हैं, जिसके आधार पर संबंध क्षेत्र की अलग पहचान बन जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है, ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हर्बर्टसन के अनुसार, प्रदेश वो भौगोलिक इकाई है जिसमें भूमि, जल, वायु, पशु, पेड़ पौधे तथा मनुष्य क्षेत्रीय स्तर पर परस्पर इतने घनिष्ठ और विशिष्ट संबंध में संयुक्त हो गए हैं कि उनसे संपूर्ण की विलग तथा अनूठी पहचान बन गई है। आगे देखते हैं। आगे अब नेक्स्ट दिया है अमेरिकी भूगोलवेत्ता फेनमैन के अनुसार। ठीक, जो आपको सही लगे वो याद रख कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उपयुक्त परिभाषाओं से ज्ञात होता है कि एक प्रदेश भूतल का एक प्रखंड अथवा इकाई होता है जिसमें विशिष्ट या समान अभिलक्षण पाए जाते हैं। अपने विशिष्ट अभिलक्षणों के कारण एक प्रदेश अपने समीपवर्ती, संलग्न अथवा अन्य क्षेत्रों से भिन्नता बनाए रखता है। अब यहाँ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको है प्रदेश की विशेषताएं। प्रदेश की परिभाषा देख ली है और प्रदेश की विशेषताएं देख लेते हैं। तो प्रदेश की विशेषताएं यहाँ पे क्या दी हुई हैं। पहली विशेषता है कि प्रदेश में समरूपता प्राकृतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक लक्षणों के आपसी क्षेत्रीय संबंधों के द्वारा होता है। दूसरा है, प्रदेश एक भौगोलिक क्षेत्र द्वारा सीमांकित इकाई है। तीसरा है, प्रदेश एक निश्चित अर्थों वाली इकाई क्षेत्र है, इसलिए इसका अध्ययन निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। चौथा है, प्रदेश में पदानुक्रमिक व्यवस्था होती है। पांचवा है, प्रदेश
में किसी एक अथवा अनेक भौगोलिक तत्वों को समांगता पाई जाती है, जैसे मृदा, जलवायु, वनस्पति। छठा है प्रदेश आकार प्रसार में किसी भी मापक एवं प्रकार का हो सकता है। सातवां है एक प्रदेश अपने पड़ोसी प्रदेश से अलग होता है। आठवां है प्रदेश एक प्रशासनिक नियंत्रण में होना चाहिए। तो ये जो है प्रदेश की कुछ निम्नलिखित विशेषताएं हैं जिसे आप सभी ध्यान से याद रखिए। आगे नेक्स्ट देखते हैं। नवां दिया है, क्या बोल रहा है नवां बोल रहा है कि प्रदेश के विकास कार्यों में स्थानीय व्यक्तियों को साझीदार बनना चाहिए। 10वां है प्रदेश त्रिभूमि होते हैं, इसका आशय है कि प्रदेश लंबाई चौड़ाई के साथ वायुमंडलीय व वातावरणीय प्रसार भी रखता है। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं 11 है एक जैसे प्रदेश की समस्याएं भी एक जैसी होनी चाहिए। और 12वां है प्रदेश का नामकरण किसी मुख्य लक्षण के आधार पर होता है। ठीक, अब आगे देख लेते हैं प्रदेशों के प्रकार। अब प्रदेश के प्रकार कितने होते हैं, तो यहाँ पर प्रदेश के प्रकार बताया जा रहा है कि प्रादेशिक अवधारणा की व्याख्या करते हुए अमेरिकी भूगोलवेत्ता डी विटल्सी ने 1956 ने बताया कि एक प्रदेश में न्यूनतम 16 प्रकरणों अथवा विषयों का अध्ययन किया जा सकता है। प्रदेश के सीमांकन में इन्हीं विषयों अथवा तत्वों को आधार बनाया जाता है। विटल्सी के अनुसार जितने भौगोलिक तत्व या कारक हैं उतने प्रकार के प्रदेश हो सकते हैं व उनके आपसी सहसंबंध के आधार पर भी प्रदेश की कल्पना की जा सकती है। इस तरह तत्वों के आधार पर प्रदेश की निम्नांकित 4 श्रेणियां हो सकती हैं। 4 प्रकार के प्रदेश हो सकते हैं विटल्सी के अनुसार। तो यहाँ देखते हैं आगे। तो पहला दिया है एकल विषय प्रदेश। अब एकल विषय प्रदेश या सिंगल टॉपिक रीजन क्या होता है, जब भूतल पर मात्र एक ही तत्व के वितरण का अध्ययन होता है तब उसके वितरण से संबंधित भिन्नता क्षेत्रीय भिन्नता के अनुसार प्रदेशों का जन्म होता है। इस तरह के प्रदेश को एकल विषय प्रदेश कहा जाता है, जैसे मृदा, वर्षा प्रदेश, वनस्पति प्रदेश व भाषा प्रदेश। ठीक, भाषाएं भी क्या है, एकल विषय प्रदेश है। ठीक, एक क्षेत्र में एक जैसी ही भाषा बोली जाती है, फिर दूसरे क्षेत्र में दूसरे तरीके की भाषा होती है। बोलते हैं ना कि कुछ दूरी पर भाषाएं जो है बोलियां वह जो है बदलती रहती हैं। तो आगे दूसरा देखते हैं बहुल विषय प्रदेश। अगर आप सभी को कोई डाउट हो तो आप सभी जरूर पूछ सकते हैं, आप सबके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। और हाँ, पोलाइटली कमेंट करिएगा। ठीक, आगे देखते हैं दूसरा है बहुल विषय प्रदेश। जब किसी प्रदेश के सीमांकन का आधार एक कारक नहीं अपितु विभिन्न तत्व होते हैं तब ऐसे प्रदेश को बहुल प्रदेश अथवा संयुक्त प्रदेश की संज्ञा प्रदान की जाती है। प्राकृतिक प्रदेश, आर्थिक प्रदेश व जलवायु प्रदेश इसके दृष्टांत हैं। तीसरा दिया है संपूर्ण विषय प्रदेश, टोटल टॉपिक रीजन। अगर भूतल के किसी प्रदेश में सभी तत्व विटल्सी के 16 तत्व जो बताए गए हैं किसी दूसरे प्रदेश के उन 16 तत्वों से क्रमशः मेल खाते हैं तो ऐसे प्रदेश को संपूर्ण विषय प्रदेश कहते हैं। ऐसे प्रदेश काफ़ी कम मिलते हैं जहां यह 16 के 16 तत्व एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में समान रूप से मिल सके। नेक्स्ट आगे देखते हैं चौथा क्या दिया है। चौथा दिया है कि कंपेज। अब एक कंपेज क्या होता है, तो कंपेज जो है वह ऐसे प्रदेश को कहा जाता है जो विभिन्न तत्वों से मिलकर बनता है, लेकिन इसमें तत्वों का महत्व क्रम जरूरी नहीं होता है। आवश्यक क्रम में तत्वों की संख्या परिवर्तनीय होती है और कंपेज के निर्धारण में जिस तत्व की जरूरत होती है या जो तत्व आवश्यक होता है उसे शामिल किया जाता है तथा अनावश्यक तत्वों को छोड़ दिया जाता है। इस तरह कंपेज में समस्त तत्वों का महत्व एक जैसा नहीं होता है। इस प्रकार प्रत्येक तत्व का वर्णन महत्व के क्रमानुसार किया जाता है। यही वजह है कि इसमें व्यवस्थनिष्ठता अत्यधिक होती है, क्योंकि कंपेज व उनकी सीमाएं भिन्न भिन्न व्यक्तियों के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। तो अब एक कंपेज जो है, कंपेज बहुल विषय प्रदेश मल्टीपल टॉपिक रीजन व संपूर्ण विषय प्रदेश टोटल टॉपिक रीजन के बीच की स्थिति है जिसमें अध्ययन तत्वों की संख्या कम व ज़्यादा रहती है और उनके महत्व क्रम भी परिवर्तित होते रहते हैं। तो ये चौथा का कंपेज का इतना ये पूरा
है, इतना आप सबको ध्यान रखना है। और जो ऊपर की बात थी ये समझने वाली बात थी। अब आगे देखते हैं प्रादेशिक संकल्पना का विकास किस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पे विकास के कुछ चरण दिए हुए हैं। तो यहाँ पे प्राचीन यूनानी सभ्यता के काल से ही क्षेत्रीय वर्णन भौगोलिक अध्ययन का अनिवार्य विषय रहा, लेकिन वर्तमान भौगोलिक अध्ययन में प्रादेशिक प्रणाली का प्रारंभ 19वीं सदी के प्रारंभिक दशक से हुआ। 18वीं सदी के अंत तक भौगोलिक अध्ययन मुख्यतः पृथ्वी के कई स्थानों की स्थिति निर्धारण तथा मानचित्रण विधियों के विकास पर केंद्रित था। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में वर्तमान भूगोल के संस्थापक जो जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वान हम्पोल्ट तथा कार्ल रिटर के साथ ही कई जर्मन भूगोलवेत्ता ने भूतल पर स्थित कई क्षेत्रों में स्थित विभिन्न तरह के तत्वों के पारस्परिक सह अस्तित्व जनित भूदृश्य व क्षेत्रीय समग्रता के विश्लेषण के लिए सैद्धांतिक आधार विकसित करने की महत्वपूर्ण कोशिश की। हम्पोल्ट व रिटर के परवर्ती विद्वानों में जर्मन भूगोलवेत्ता रिचोथोपेन का सहयोग सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे देखते हैं। यहाँ पे आप सबको ये प्रादेशिक भूगोल की संकल्पना का विकास यहाँ पे आप सबको पढ़ना है, ठीक। किस तरीके से किस किन किन विद्वानों ने क्या क्या अपने मत दिए यहाँ पे सभी बताया गया है। आगे हम देखेंगे प्रादेशिक नियोजन के उद्देश्य। तो यहाँ देख लेते हैं प्रादेशिक नियोजन के उद्देश्य निम्नलिखित दिए हुए हैं। पहला उद्देश्य बता रहा है कि नियोजन में भविष्य की कल्पना की जाती है, परिणामों का पूर्व अनुमान लगाया जाता है तथा संस्था की जोखिमों और संभावनाओं को जांचा जाता है। दूसरा है नियोजन के फलस्वरूप संगठन में एक ऐसे वातावरण का निर्माण होता है जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रेरित करता है। तीसरा है नियोजन में योजना के अनुसार कार्य को पूर्ण किया जाता है जिससे संगठन को लक्ष्यों की प्राप्ति अपेक्षाकृत आसान हो जाती है। चौथा है नियोजन संगठन में स्वस्थ पर्यावरण का निर्माण करता है जिसके परिणामतः स्वस्थ मोर्चाबंदी को भी प्रोत्साहन प्राप्त होता है। पांचवा है नियोजन संपूर्ण रूप से संगठन के लक्ष्यों, नीतियों, उद्देश्यों, कार्यविधियों एवं कार्यक्रमों में सामंजस्य स्थापित करता है। छठा है नियोजन कार्य विशेष के निष्पादन हेतु आगामी महत्वपूर्ण रूपरेखा तैयार कर उसे एक निर्दिष्ट शिक्षा देना होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे सातवां दिया है कि नियोजन के द्वारा संगठन संबंधी व्यक्तियों को संगठन के लक्ष्यों व उन्हें पाने की विधियों के संबंध में जानकारी मिलती है। आठवां है नियोजन संगठन की कई क्रियाओं में एकात्मकता लाता है जो नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जरूरी होता है। नौवां है नियोजन उपलब्ध विकल्पों में सबसे श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव है जिसके फलस्वरूप क्रियाओं में अपव्यय के स्थान पर मितव्ययता आती है। 10वां है आगामी पूर्वानुमानों के आधार पर ही आधुनिक योजनाएं तैयार की जाती हैं। पूर्वानुमान को नियोजन का सार तत्व कहा जाता है। 11वां है नियोजन का उद्देश्य संस्था के भौतिक व मानवीय संसाधनों में सामंजस्य स्थापित कर मानवीय संसाधनों के माध्यम से संस्था के सभी संसाधनों को सामूहिक हितों की तरफ से निर्देशित करता है। अब आगे हम प्रादेशिक नियोजन का विकास देखेंगे। तो प्रादेशिक नियोजन का विकास किस तरीके से हुआ है। तो यहाँ प्रादेशिक नियोजन एक व्यवहारिक विज्ञान है जिसका इतिहास लगभग 100 वर्ष पुराना है। बेंटन मैकॉय प्रादेशिक नियोजन के संस्थापक हैं। यहाँ पे देखिए बेंटन मैकॉय जो है प्रादेशिक नियोजन के संस्थापक हैं, ठीक, जिन्होंने सन 1928 में प्रकाशित अपनी पुस्तक न्यू एक्सप्लोरेशन ऑफ फिलॉसफी ऑफ रीजनल प्लानिंग, नया इसको हिंदी में कहेंगे नया अन्वेषण प्रादेशिक नियोजन का दर्शन शास्त्र के द्वारा प्रादेशिक नियोजन विषय की दार्शनिक नींव रखी थी। इस पुस्तक में उन्होंने आर्थिक विकास की
बेतहाशा प्रक्रिया में मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्राकृतिक सीमाओं के उल्लंघन से उद्भव परिणामों के प्रति सचेत करने का प्रयत्न किया। एक विशेष अध्ययन विषय के रूप में स्थापित प्रादेशिक नियोजन, जिसका विकास अंतर विषयी विज्ञान है के रूप में हुआ, उसके दार्शनिक व सैद्धांतिक पक्ष में मैकॉय से लेकर वर्तमान तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन इसके विषय क्षेत्र एवं कार्य क्षेत्र में काफी प्रसार हुआ। वास्तव में वर्तमान प्रादेशिक नियोजन के विषय क्षेत्र में 1920 के दशक की नियोजन विचारधारा से अत्यधिक परिवर्तन व परिवर्धन हो चुका है। आगे देखते हैं, प्रादेशिक नियोजन की आधारभूत धारणाओं की आधारशिला रखने वाले विद्वानों पैट्रिक गेडिस, बेंटन मैकॉय तथा लेविस मम्फोर्ड की विचारधाराएं काफ़ी महत्वपूर्ण, उपयोगी और प्रेरणादायक हैं। तो यहाँ पर अब आते हैं, देखते हैं कि क्या बताया जा रहा है। हबस्मिट 1969 ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में प्रादेशिक नियोजन के ऐतिहासिक विकास को परिवर्तनशील उपागमों के अनुसार निम्नलिखित 5 अवस्थाओं में विभाजित किया, जिसमें सैद्धांतिक व व्यवहारिक दोनों पक्ष शामिल हैं। तो प्रादेशिक नियोजन की विकास की 5 उपागम को हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला दिया है, पहला क्या है, प्राकृतिक संसाधन अभिविन्यास उपागम, नेचुरल रिसोर्स ओरिएंटेशन अप्रोच। तो इसमें सन 1930 के व प्रारंभिक सन 1940 के दशक को शामिल किया गया। इसी समय संयुक्त राज्य में टेनेसी घाटी प्राधिकरण की स्थापना हुई थी, जिसमें बहुउद्देशीय टेनेसी घाटी परियोजना पर कार्य शुरू हुआ। इसके साथ ही प्राकृतिक संसाधनों के सुनियोजित प्रयोग के लिए संयुक्त राज्य के बाहर भी विभिन्न देशों में इसी तरह की परियोजनाएं शुरू हुई थी। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का पर्याप्त विकास तथा उपयोग करते हुए प्रादेशिक आवश्यकताओं को पूरा करना था। टेनेसी घाटी परियोजना इसी उद्देश्य से बनाई गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अत्यधिक पिछड़े प्रदेश का वहां के स्थानीय संसाधनों का प्रयोग करते हुए समन्वित विकास करना था। उस समय पूर्वी संयुक्त राज्य में स्थित टेनेसी घाटी क्षेत्र देश का सबसे अधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। आगे देखते हैं, दूसरा दिया है सांस्कृतिक प्रादेशिक अभिविन्यास उपागम। तो यहाँ सांस्कृतिक प्रादेशिक अभिविन्यास उपागम क्या कह रहा है कि प्रख्यात अमेरिकी समाजशास्त्री ओडम तथा वांस अमेरिकी सांस्कृतिक प्रादेशिकता के प्रतिपादक है, जो अमेरिका में समाजशास्त्री विचारधारा के दक्षिण संप्रदाय के प्रतिनिधि थे। इन विद्वानों ने 20वीं सदी के 5वें तथा 6ठे दशक की अवधि में सामाजिक सांस्कृतिक अनुसंधान में प्रादेशिक धारणाओं को महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उपयोग करने पर जोर दिया। यही कारण था कि तत्कालीन प्रादेशिक नियोजन की विचारधारा सांस्कृतिक प्रादेशिक अभिन्यास के प्रभाव से अछूती नहीं रही। इस तरह उक्त अवधि में सामाजिक तथा सांस्कृतिक अनुसंधानों में स्थानिक पक्ष का उपयोग सांस्कृतिक प्रादेशिकता के रूप में किया जाने लगा। नेक्स्ट थर्ड क्या है कि प्रादेशिक आर्थिक विकास किस तरीके से हुआ। तो प्रादेशिक आर्थिक विकास जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकसित एवं विकासशील देश दोनों श्रेणी के देशों में त्वरित आर्थिक उत्थान के लिए प्रादेशिक आर्थिक विकास के महत्व पर जोर दिया गया। उस समय विकसित देश युद्ध से नए हुए नुकसान की भरपाई करने व अर्थव्यवस्था को पुनर्संगठित करने में लगे थे और अधिकतम विकासशील देश विदेशी उपनिवेशवाद से अभी मुक्त हुए थे, जिनकी अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो चुकी थी।
अतएव विकासशील देशों के सामने अर्थव्यवस्था के विकास की बड़ी चुनौती विद्यमान थी। इस प्रकार विश्व के नवोदित राष्ट्रों में तीव्र गति से आर्थिक विकास की अनिवार्यता के प्रति बढ़ती चेतना के कारण प्रादेशिक आर्थिक विकास की विचारधारा को प्रबल समर्थन मिला। इस तरह प्रादेशिक आर्थिक विकास उपागम विकासशील देशों के आर्थिक विकास के लिए सार्थक उपकरण सिद्ध नहीं हुआ, अपितु विकसित देशों के आर्थिक विकास में भी सहायक सिद्ध हुआ। नेक्स्ट चौथा देखते हैं। चौथा क्या है कि प्रादेशिक विज्ञान उपागम क्या है। तो 1960 के दशक में प्रसिद्ध अमेरिकन अर्थशास्त्री वॉल्टर इजॉड को प्रादेशिक विज्ञान का प्रमुख संस्थापक माना जाता है। इजॉड के प्रयास में प्रादेशिक नियोजन की विचारधारा को वास्तविक रूप में एक प्रादेशिक या स्थानिक स्वरूप मिला। इजॉड के शब्दों में प्रदेश एक गतिशील जैव तंत्र होता है जिसका सार्थक अध्ययन प्रादेशिक विज्ञान उपागम के बिना नहीं हो सकता। उन्होंने इस बात का जबरदस्त समर्थन किया कि प्रादेशिक उपागम के बिना स्थानिक संगठन की प्रक्रियाओं को पहचानना एवं उन्हें विशिष्टता देना संभव नहीं लगता। आगे देखते हैं। पांचवा दिया है नगरी महानगरी उपागम। तो यहाँ नगरी और महानगरी उपागम अमेरिकी भूगोलवेत्ता जॉन फ्रीडमैन को नगरी महानगरी उपागम के मुख्य प्रतिपादक हैं। इन्होंने बात पर जोर दिया कि प्रादेशिक समस्याओं एवं मुद्दों की प्राकृतिक नगरी व महानगरी प्रकृति से संबंधित होती है। प्रादेशिक नियोजन में इस उपागम का सबसे पहले प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों में 1960 के दशक में शुरू हुआ। उस समय अमेरिकी में नगरीकरण व महानगरीकरण की प्रक्रिया बहुत अधिक तेज थी। नए नए नगरीय केंद्रों के उद्भव के साथ ही मध्यम आकार के नगरों महानगरों के रूप में बदलने लगे थे। तीव्र नगरीकरण की इस प्रक्रिया का प्रभाव विश्व के दूसरे देशों विशेषकर यूरोपीय देशों पर भी पड़ा। तीव्र औद्योगिकरण व महानगरीकरण के फलस्वरूप कई तरह के नगरीय समस्याओं का विकास और प्रसार हुआ। इस तरह विकसित देशों में महानगरीकरण के कारण उत्पन्न नगरीय समस्याओं प्रादेशिक नियोजनों का मुख्य विषय बन गई थी। आगे देखते हैं। अब सन 1970 के दशक में प्रादेशिक नियोजन के विविध विधि तंत्र व दृष्टिकोण में जो उल्लेखनीय बदलाव आए उनमें दो प्रवृत्तियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पहला तंत्र विश्लेषण उपागम और दूसरा समपोषणीय अथवा सतत पोषणीय विकास उपागम। आगे देखते हैं। छठा तंत्र विश्लेषण उपागम। अब तंत्र विश्लेषण उपागम इसमें दिया है कि चादविक ने सन 1971 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में प्रदेश नियोजन को भूतकनीकी के रूप में प्रतिपादित किया। आगे देखते हैं। दूसरा है समपोषणी अथवा सतत पोषणी विकास उपागम। तो ये आप सभी नोट कर लीजिएगा। आप सबके लिए इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट वही है प्रादेशिक भूगोल की परिभाषा, उसकी विशेषता, उसका उद्देश्य, प्रादेशिक नियोजन के उद्देश्य, प्रादेशिक नियोजन के प्रकार। ठीक, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे और प्रादेशिक प्रदेश के विकास की संकल्पना कितनी है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। ठीक, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं और प्रादेशिक सतत पोषणी विकास की अवधारणा भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं कि प्रादेशिक नियोजन की प्रक्रिया में सतत पोषणी विकास की धारणा के उपयोग के कुछ प्रमुख पक्ष निम्न प्रकार से हैं जो इस यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। पहला है रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशी व शाकनाशी रसायनों में बहुत अधिक उपयोग से मृदा अनुत्पादक होती जाती है। इससे मृदा या मिट्टी, धरातलीय एवं भूमिगत जल व वायु का प्रदूषण काफ़ी बढ़ गया है। इस प्रकार पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए अब रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशी व जैवनाशी रसायनों के अनावश्यक उपयोग को रोकने और जैविक कृषि पर काफ़ी बल दिया जाने लगा है। दूसरा है पर्यावरण अवनयन के जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण व रेडियोधर्मी प्रदूषण प्रमुख कारण है। इस प्रकार
प्रदूषण को उत्पन्न करने वाले कारणों को रोकने की जरूरत है। नेक्स्ट है थर्ड, सतत पोषण विकास हेतु संसाधन संरक्षण व पर्यावरण नियोजन की आवश्यकता में बढ़ोतरी होती जा रही है। इस दृष्टि से जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, खनिज संरक्षण व जैव विविधता संरक्षण विशेष उल्लेखनीय है। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आज के समय में ऊर्जा के लिए जीवाश्म ईंधनों, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि का अत्यधिक उपयोग होता है, जिनके जलने से उत्सर्जित गैस विभिन्न प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण को उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार सतत पोषणीय विकास के लिए जल विद्युत व गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास करने की जरूरत है। पांचवा है, वनों के अत्यधिक दोहन व वन विनाश से बाढ़, सूखा, मृदा अपरदन एवं मरुस्थलीकरण जैसे विभिन्न पारिस्थितिकीय समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। वन विनाश से कई पादप व जंतु प्रजातियां अदृश्य हो चुकी हैं अथवा विलोपन के कगार पर हैं। इसके लिए वन संरक्षण, कृषि वानिकी एवं सामाजिक वानिकी जैसे कार्यक्रमों को प्रेरित करने की आवश्यकता है। छठा है, सतत पोषणीय विकास की दृष्टि से जल प्रबंधन की आवश्यकता प्रबल होती जा रही है। जल प्रबंधन की कमी से जल भराव, मिट्टी में लवणता की वृद्धि तथा भूमिगत जल का लगातार नीचे गिरना जैसी समस्याएं गंभीर रूप ले रही हैं। आगे अब देखते हैं यहाँ कि आपको लॉन्ग टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन जो है इस तरीके से पूछ सकता है कि प्रदेश क्या है, इसकी विशेषताएं एवं प्रकार बताइए। दूसरा है प्रादेशिक संकल्पना के विकास पर टिप्पणी कीजिए। तीसरा है प्रादेशिक नियोजन के विकास के उपागमों का वर्णन कीजिए। तो ये तीनों क्वेश्चंस आपको इस बुक के कंटेंट में अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक, तो अब ले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रदेश को परिभाषित कीजिए, या प्रदेश की विशेषताएं बताइए, प्रदेश के प्रकार बताइए, या प्रदेशिक नियोजन के उद्देश्य बताइए। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है इस चैप्टर से क्वेश्चन। ठीक, ये MCQ क्वेश्चंस। ठीक, आगे हम नेक्स्ट लेकर आएंगे सेकेंड चैप्टर प्राचीन भारत में योजना पद्धतियाँ। उसके बाद थर्ड चैप्टर आएगा। तो नेक्स्ट ऐसे ऐसे चैप्टर हम कवर करते जाएंगे, एक दिन में दो चैप्टर कवर करेंगे। ठीक, तो आप सबका एक हफ्ते के अंदर पूरा का पूरा प्रादेशिक भूगोल कंप्लीट हो जाएगा। और GIS और रिमोट सेंसिंग और GIS वाला हम कंप्लीट कर ही रहे हैं, जिसमें हमने 3 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। नेक्स्ट लेकर आएंगे वीडियो। धन्यवाद। अगर आप सभी नए मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा।